हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया और जबरदस्त होंगे और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही धुआंधार तरीके से कर रहे हो, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो या फिर आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय हो। ठीक है, आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही जोरदार तरीके से कर रहे होंगे, मुझे ख्याल है और उम्मीद है और भरोसा भी करता हूँ कि आप कर रहे होंगे। साथ ही साथ में मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूँ डेली डेली या फिर 2-4 दिन को छोड़ करके, 1-2 दिन छोड़ करके लेकर के आता हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है जिससे कम से कम एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्या? एक क्वेश्चन आता ही आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। तो उसके हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो कि प्रोबेबिलिटी है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात बता दूं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि अगर जिन क्वेश्चंस को मैं बताऊं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चंस को आपको मार्क लगा करके अपने कॉपी में, पेन में, डायरी से नोट डाउन करके लिख लेना है। क्या करना है? कॉपी पेन से डायरी पे नोट डाउन करके लिख लेना है और लास्ट टाइम पे जब आपका 1-2 दिन बचेगा इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। क्या करना है? इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना। और ये आपके पीवाईक्यूज भी शामिल है इसमें, मतलब कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, यूनिवर्सिटी पेपर रिलीज तो करती नहीं है कि बच्चे घर ले जाके ले आ सके, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग जब भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं और वहां पे जो बच्चे केमिस्ट्री का पेपर देके आते हैं, बायोलॉजी का पेपर दे करके आते हैं, मैथ्स का दे करके आते हैं, उनसे हम कंसल्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 50 बच्चे मिल गए, 50 बच्चों ने एक एक क्वेश्चन बता दिया, तो 50 क्वेश्चन हो गए लगभग, है ना। तो उसी पे बेस्ड हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो कि आपके लिए लेकर के आए हैं। और एक चीज और, अगर ये पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। क्या मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप जुड़ जाएं और उसके बाद वहां पे आपको पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगी। और साथ में ही अगर आपको फुल कोर्स की तैयारी करना है तो टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, वहां से अपने कोर्स को चूज करें और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलो ज्यादा बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, सबसे खास बात मेरे लेक्चर्स की क्या होने वाली है कि आपकी जो भी पीडीएफ होने वाली, चाहे आप पीडीएफ की बात कर लो, चाहे कंटेंट की बात कर लो, मैं इंग्लिश और साथ ही साथ में जो हमारे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत सहयोग देगा, क्योंकि एक साइड में इंग्लिश और एक साइड में हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ। मैं पढ़ूंगा इंग्लिश में, उसका एक बार हिंदी उच्चारण भी करूंगा और प्रश्न को, उसका उत्तर भी हिंदी में भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ सके और अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी जो बहुत बेहतर हो सके और आप एक अच्छी रैंक लेके आ सको। ठीक है, तो चलो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मार्क डाउन करके अपनी डायरी में लिख करके रख लो। यहाँ पे क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, मतलब कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या है, अब ये वक्त नहीं बचा है कि आपको हम बताएं न्यूट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो हम ये नहीं जानेंगे, खाली इतना जानेंगे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो याद रखना, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। अब देखो, मान लो कभी पूछा गया था न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, किसकी? इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी किसने की थी। याद रखना, जेम्स चैडविक ने की थी। किसकी की थी? इन्होंने की थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अब जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। क्यों मैं बता रहा हूं ये, क्योंकि मान लो कभी चैडविक के बारे में पूछा गया तो कभी आपसे इलेक्ट्रॉन और थॉमसन के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहीं पर किसकी, एक और महान साइंटिस्ट, क्या महान साइंटिस्ट जिन्होंने की थी खोज किसकी? प्रोटॉन की। तो क्या आप बता सकते हो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? मैं आपको बताता हूं, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी की थी? प्रोटॉन की खोज की थी। अब ये जो 3 पॉइंट्स या 3 चीजें मैंने आपको बताई है, इसे गांठ बांध करके रख लो, याद कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है न्यूट्रॉन वाला, तो आपसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का 2023 में पूछा जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्या? बहुत ज्यादा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखें, क्या अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अब यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है, क्या क्या कैसा है। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, डेट तो आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी और डेट को छूना भी नहीं आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु के केंद्रक में डैश होते हैं। परमाणु यानी कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एटम के एक न्यूक्लियस में, यानी कि मान लो अगर आपका एटम है तो उसके ये आपका अगर एक एटम है तो उसके न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होगा, यानी कि एक परमाणु के केंद्रक या नाभिक बोल सकते हैं हम, उसके अंदर क्या क्या मौजूद होगा, क्या क्या उपस्थित होगा, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो सबको ही पता होगा, आप सबको पता ही होगा कि देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स।
प्लस न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो याद रखना कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या, कभी कभी हम इस चीज को क्या, इस बात को हम क्या बोल देते हैं, एक शब्द और देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन बोल देते हैं। क्या, इक्वल टू करके हम लिख सकते हैं न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। ये क्वेश्चन भी आपसे स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, या फिर ऑप्शन में आपको न्यूक्लियॉन्स भी दिया जा सकता है। अगर न्यूक्लियॉन्स और ये दोनों हो तो आप दोनों भी टिक कर सकते हो, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका यही होगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। हिंदी में भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि देखो, अगला क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको भी डायरी में पेन से नोट डाउन कर लो। वैसे तो सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन ये भी काफी अच्छा है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो और अपनी सुविधा के लिए चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में आकर के, ठीक है। यहाँ बोला कि एक जो मान लो चलो एक रेडियस है किसी भी एटम की, क्या किसी भी एक एटम की रेडियस है, रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, एटम की नहीं, उस एटम के न्यूक्लियस की रेडियस किस ऑर्डर की होगी। यानी कि देखो आपको पता है कि जो एटम की जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है। अब उसका अगर आप इसका रेडियस निकालो तो बहुत कम आएगा। तो वही लगभग एक अंदाजे से पूछा जाता है कि क्या अंदाजा होगा कि किस रेंज में होगा, सेंटीमीटर में तो होगा ही होगा, लेकिन उसकी पावर कितनी होगी, मिली में होगा, कितना क्या कैसे होगा। तो याद रख लेना जो इसकी एटॉमिक रेंज है, क्या न्यूक्लियस की रेडियस की जो रेंज है वो 10 की पावर -15 मीटर होती है। अगर हम मीटर में बात करें, किसमें बात करें, मीटर में बात करें, स्टैंडर्ड यूनिट में बात करें, 10 की पावर -15 मीटर्स होती है। कितनी होती है, 10 की पावर -15 मीटर्स होती है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आपको पता चल जाएगा 10 की पावर -13 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट, आपसे ये फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों में पूछा जा सकता है। क्या, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पूछा जा सकता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन भी बहुत जोरदार है आपके लिए, तो याद रखो। अगला क्वेश्चन पूछता है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, क्या आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट यानी कि किसी तत्व के, या क्या लिखा है हिंदी में जो भी लिखा है आप पढ़ लेना, होते हैं, ठीक है। अब इतना तो आप पढ़ ही सकते हो, क्या लिखा है, टाइम ना बर्बाद करते हो। अब देखो आइसोटोप के बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, आइसोटोप के बारे में पूछा गया। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइसोटोप होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या कैसा होता है क्या आइसोटोप। देखो आइसोटोप ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी सेम एलिमेंट ही है। क्या है, एलिमेंट ही है। क्या है, एलिमेंट ही है, जिसका जो अलग अलग जगह पर पाए। जैसे कि एक हाइड्रोजन है, नाली में भी हाइड्रोजन हो सकता है, हवा में भी हाइड्रोजन हो सकता है, आपके अंदर भी हाइड्रोजन हो सकता है, आपकी छत पर हाइड्रोजन हो सकता है, पहाड़ों पर हाइड्रोजन हो सकता है, समुद्र की गहराइयों में भी हाइड्रोजन हो सकता है। क्या हो सकता है, हो सकता है, होगा भी, ठीक है। लेकिन याद रखना हर जगह जगह की जो हाइड्रोजन है, या हर देश की या अलग अलग देश की जो हाइड्रोजन है, उसमें कुछ वेरिएशंस होंगे। क्या होंगे, वेरिएशन होंगे। और वो वेरिएशंस कहां पर होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स में वेरिएशंस होंगे, उसके मास में वेरिएशन होंगे। तो ये जो मास में वेरिएशन होता है ना, इसमें मास नंबर में जो वेरिएशन होता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम आइसोटोप्स बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा एलिमेंट, क्या एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, क्या एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, अरे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ इसमें। एटॉमिक नंबर सेम हो, क्या हो, सेम हो, ठीक है, सेम हो। लेकिन क्या, लेकिन उसका जो मास नंबर है, क्या उसका मास नंबर है वो डिफरेंट हो। क्या हो, मास नंबर डिफरेंट हो। एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई आपकी, क्या हो गई कि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन ये जो मास नंबर है, क्या मास नंबर वो डिफरेंट हो। क्या हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। याद रखना, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, तो याद रखना टॉप्स, यहाँ पे क्या लिखा है, टॉप लिखा हुआ। एक ऐसा एलिमेंट, मान लो हाइड्रोजन ले लो, इसका एटॉमिक नंबर 1 ले लेते हैं, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा, जितना कितना भी होगा, 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है, और 1H3 भी होता है। अब 1H1 को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। ये नाम भी आप याद कर लेना, आपसे नाम भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सबका सेम है, लेकिन जो मास नंबर है वो सबका ही डिफरेंट है। क्या है, सबका ही डिफरेंट है।
ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसोटोप। अब देखो जो टॉप पे है वो चेंज हो रहा है, क्या है, टॉप पे है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए आइसोटोप है, ये आइसोटोप है। तो ऐसे ही आप याद रख लेना। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं, क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब देखो देखो अब देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया। तो देखो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं, सिमिलर केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन जो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। अभी हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को आप खाओ पियो नहाओ जो कुछ भी करो, लेकिन साइज कलर वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं ना, उसका नेचर तो सेम ही होगा, लेकिन उसका साइज शेप ये डिफरेंट हो सकता है। अब देखो एक छोटी सी बात आती है, आइसोबार की बात आती है, क्या, आइसोबार, याद रख लेना, आइसोबार में मास नंबर सेम होता है, क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, क्या होता है, मास नंबर सेम होता है, लेकिन इसी की जगह पर क्या मास नंबर सेम होता है, लेकिन यहाँ पे और एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट हो जाता है, क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, और उसको बोलते हैं आइसोबार, क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, नोट डाउन कर सकते हो आप। और देखो कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे भी बताऊंगा जिनका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई होगी, आप पढ़ सकते हो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्या, बट डिफरेंट मास नंबर, याद करो, बट डिफरेंट मास नंबर called isotopes, so they are have similar chemical but different physical properties, क्या, but different physical properties। अब हिंदी माध्यम वालों के लिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या विभिन्न होती है और कहलाते हैं, इसलिए उनके पास समान रसायन है लेकिन विभिन्न भौतिक गुण हैं, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। अगर हम क्वेश्चन देखें अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द आइसोबार, क्या, आइसोबार। अब देखो आइसोटोप मैंने बताया था और आइसोबार भी बता दिया था। अब आपको इसमें से देखना है कि किसका मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये आपको देखना और आपको आंसर आ जाएगा। अब देखो बहुत ही आंसर सिंपल सा है, बहुत ही एकदम इजी आसान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना है। अब जो अगला लेक्चर हम लेंगे, क्या अगला लेक्चर लेंगे पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको इसका आंसर बताया जाएगा और हम उन बच्चों के नाम भी बताएंगे जिन्होंने इसका उत्तर आपको दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्या, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज, परमाणु कक्ष ही कक्ष क्या है, क्या है, जैसे कि एटम की जो ऑर्बिटल होती है, क्या ऑर्बिटल होती है, ये क्या होती है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल वो जगह होती है, याद रखना, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाइज यानी कि संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, क्या, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम दैट इज नोन टू बी एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इसका ऑप्शंस आप देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन के थ्रू इसका आंसर बता दिया। और ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, द रीजन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी ऑर्बिटल। हिंदी में बोले तो इसको जिस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम कक्षीय कहते हैं, क्या बोलते हैं, कक्षीय कहते हैं। अगले क्वेश्चन को देखें और यहाँ पे सॉल्यूशन में भी लिखा द रीजन इन विच देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए जोरदार है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल और हार्ड माना जा सकता है, लेकिन पढ़ना आपको सब है, क्या पढ़ना सब है, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर द रिस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। अब आपसे पूछा गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड होता है, अजीमुथल नंबर आपका किससे रिलेटेड होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिलेटेड होता है, साइज से, शेप से, ओरिएंटेशन, साइज, शेप, ओरिएंटेशन, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो याद रख लेना जो आपका प्रिंसिपल होता है, क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो साइज से रिलेटेड होता है और आपका शेप रिलेटेड होता है किससे, अजीमुथल क्वांटम नंबर से, क्या अजीमुथल क्वांटम नंबर से आपका शेप रिलेटेड होता है। और साथ ही साथ में लास्ट में बचा अपना आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको डिनोट करता है ओरिएंटेशन को। अगर हम यहाँ पे हिंदी में बात करें, हिंदी में यही क्वेश्चन बोलता है, सेम ही चीज है, प्रिंसिपल अजीमुथल और चुंबकीय क्वांटम संख्या के क्रमशः संबंधित हैं आकार और अभिविन्यास से, क्या अभिविन्यास से, ओरिएंटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, देखो ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्या बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है। सबसे पहली चीज
क्या सबसे पहली चीज क्रोमियम का, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, क्या स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, साइंस टीचर भी था, ठीक है। क्या क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो सब बच्चे n+l का जो रूल है, क्या n+l का जो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल है वो लगा करके इसको सॉल्व करते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका आंसर गलत आ जाता है। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना, इसी रूल के थ्रू ही हम अगर ये रिप्रेजेंटेशन वाला 1s वाला 1 और यहाँ पे 2s 2p वाला जो डायग्राम है इसको अगर हम बना करके करेंगे, क्या इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे आपका नियॉन यानी कि यहाँ पर 18 आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, किए जा चुके हैं, क्या किए जा सकते हैं 18 20 26, अरे थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, नियॉन का एटॉमिक नंबर 18 नहीं होता है, ठीक है, आप देख लेना कितना होता है, ये हो गया 6 12 12 12 तो 14, ठीक है, 24 में से 14 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी कि आपके यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा चुके हैं, 10 2 12 12 6 18 18 5 कितना होता है 23 1 24। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 3p6 भरेंगे 3d यहाँ पर 6 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 3d6 लगा देंगे, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले 4s ऑर्बिटल भरा जाएगा, उसके बाद 3d भरा जाएगा, क्या पहले 4s1 भर देंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे उसको हम 3d5 में भरेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ में क्रोमियम के साथ कॉपर, क्या कॉपर नाम का, ये क्या मिट क्यों जाते हो भैया, कॉपर नाम का भी एक एलिमेंट होता है या मेटल होता है, इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कमेंट में सेक्शन में बताना है, या फिर आप व्हाट्सएप में आकर के अपनी कॉपी पर लिख करके उसका स्क्रीनशॉट या फोटो क्लिक करके हमें भेजना है, ठीक है। व्हाट्सएप कहां पे मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक। अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल अ न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर्स टू द ऑर्बिटल्स व्हेन, कब होता है, जब n+l रूल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो याद रखना क्या होता है, ये रूल किसने दिया था, अबाउ ने दिया था, और मैक्सिमम कब होता है, जब m, क्या लिख कर रहा हूं मैं, ये n+l मिनिमम होता है, क्या होता है n+l मिनिमम होता है, क्या l+n या फिर n+l इज जब मिनिमम होता है तब होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखें, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, क्या इनमें से ऐसा कौन सा है जो परमिसिबल नहीं है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा, क्या करेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा उसका रीजन आपको बताना है, और इसका जो आंसर है, क्या इसका आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूं, क्या नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर देने वाला हूं, लेकिन इसका क्या रीजन है, क्या क्या रीजन है उसको आपको कमेंट सेक्शन में जरूर हमको बताना है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।